सपोज सर अगर किसी को डायलिसिस चल रहा है, हो रहा है, उसका क्रेटिनिन लेवल पहले 8 था या 9 था, अभी धीरे धीरे करते करते 5 तक आ गया है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि उसका डायलिसिस पूरी उम्र चलेगा, या उसको आगे आने वाले टाइम में ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 8 से 5 तो हो ही गया, धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा, तो उनको धीरे धीरे इंतज़ार करना चाहिए दवाइयाँ लेके डायलिसिस पे रह के? देखिए, सबसे पहले बात लोगों को ये समझना है कि डायलिसिस इज़ अ रिप्लेसमेंट थेरेपी. इट इज़ कॉल्ड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. इट इज़ नॉट अ रीनल रिपेयर थेरेपी. ओके. आप समझ रहे हैं? डायलिसिस आपके नॉर्मल किडनी जो काम कर नहीं पा रही है वो फंक्शन को रिप्लेस करती है, आपके डैमेज किडनी को रिपेयर नहीं करती है. यानी कि सोचिए, आपके गाड़ी में एक टायर पंक्चर हो गया, आपने वो टायर निकाल लिया, आपने स्टेफनी लगा लिया, ये आपका डायलिसिस है. लेकिन जो पंक्चर रिपेयर वो तो अलग काम है ना, क्योंकि आपने स्टेफनी लगा लिया, आपका पंक्चर तो रिपेयर नहीं हो जाएगा. सो डायलिसिस डजंट रिपेयर योर किडनीज. डायलिसिस में आपका क्रिएटिनिन कम हो रहा है क्योंकि डायलिसिस मशीन उसको निकाल रहे हैं. जिस दिन आप बंद करोगे वो फिर बढ़ जाएगा. तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें कंटिन्यूशन में रखना ही पड़ेगा? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द किडनी डिजीज. Okay. 2 तरह के डैमेज होते हैं, एक्यूट डैमेज एंड क्रॉनिक डैमेज. जो क्रॉनिक डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है. तो इरिवर्सिबल डैमेज में आपका डायलिसिस लाइफ लॉन्ग होता है. जो एक्यूट डैमेज होता है, इन दैट केस योर डायलिसिस में स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं उदाहरण से समझा रहा हूं. अगर कोई आदमी अपने बाल को मुंडवा के आता है और फिर सर पे टोपी पहनता है क्योंकि अभी वो गंजा है, वो तो बाल मुंडवा लिया, वो तो 1 महीने में फिर बाल उग जाएंगे ना, वो एक्यूट डैमेज है. तब आप टोपी निकाल के फेंक दो, उसी तरह आपका डायलिसिस बंद हो जाता है. लेकिन जो आदमी धीरे धीरे पूरी तरह गंजा हो गया, वो आप चाहे 1 महीना रुको या 1 साल रुको, उसके तो बाल उगेंगे नहीं ना, वो क्रॉनिक डैमेज होता है. ठीक है. इन सच केसेस द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. सो क्रॉनिक डैमेज में, इरिवर्सिबल डैमेज में आपका लाइफ लॉन्ग डायलिसिस होता है या ट्रांसप्लांट होता है. एक्यूट डैमेज में वो जैसे ही आपका किडनी रिपेयर हो जाता है, आप डायलिसिस बंद हो जाता है. लेकिन उसके बाद आपको प्रिकॉशंस लेते रहने पड़ेगा? बिल्कुल, बिकॉज आप ये तो चाहोगे नहीं ना कि आपका किडनी में फिर से डैमेज हो जाए. बिल्कुल सर. और सर, जैसे आपने बताया कि ट्रांसप्लांट की आपने बात की, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें. देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक किडनी डिजीज़ के इलाज का तरीका है जहाँ पे, क्योंकि आपके किडनीज काम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई आपका रिश्तेदार अपने 2 किडनी में से 1 किडनी दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है. वो किडनी आपके शरीर में लगाया जाता है और वो आपकी किडनी की जगह काम करता है. सो दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि आपके किडनी का फंक्शन किडनी ही पूरी तरह कर सकता है. इसमें ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA मैचिंग, क्रॉस मैचिंग वगैरह होना चाहिए टू एंश्योर दैट कि ये किडनी आपका शरीर एक्सेप्ट करे. वो करेगा और किडनी सेटल कर गया, देन यू गो बैक टू नॉर्मल किडनी फंक्शन. लेकिन आपको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ लेती रहने पड़ेंगी. दोनों को, डोनर को भी? नो, डोनर को कुछ नहीं करना पड़ता. ठीक. डोनर जिस दिन वो डिस्चार्ज हो जाता है, ही लीड्स अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और ये इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे पास 2 किडनीज हैं. एक किडनी आपको नॉर्मल लाइफ देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास 100% रिजर्व है. इसीलिए कोई एक किडनी डोनेट कर सकता है. सर, ये कैसे पता चलता है कि हमारी दोनों किडनीज खराब हैं? और ऐसा होता है कि दोनों किडनीज एक साथ खराब हो गए हैं? जब डैमेज होता है, दोनों एक साथ ही डैमेज होते हैं, सिंगल डैमेज होता नहीं है. ओके. और सर, ये जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आप बता रहे हैं कि कोई रिश्तेदार या कोई करता है, सपोज मेरे ही घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं उनको जोश में या इमोशंस में आके बोल दूँ कि मैं ट्रांसप्लांट देती हूँ आपको, सो इज़ इट दैट ईजी? सी, अगर आज किसी पेशेंट को कोई भी सर्जरी कराना है, फ्रैक्चर हो गया या कैंसर हो गया या हार्ट का सर्जरी कराना है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मतलब उसको जाके सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ता है या किसी का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए. किडनी ट्रांसप्लांट एकमात्र सर्जरी है, यानी कि ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट, स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें परमिशन चाहिए होता है फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी.
वो सरकार ने ले डाउन किया हुआ है। ठीक है। उसमें लेट डाउन है कि कौन डोनेट कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है। इसके बारे में एक कभी और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपनी तरफ से। ठीक है। तो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ तो किडनी डोनेशन एक्सेप्टेबल है। ये सरकार ने ये कानून बनाया है पेशेंट्स एंड डोनर के हित में, टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गन्स या इलीगल ट्रांसप्लांट्स। It is an enabling provision, not something to restrict you. It is to safeguard the interest of the patient and donor. तो उस legal parameters के framework में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन करते हैं, अपने पहले जीते जी ही अपना ऑर्गन डोनेशन कार्ड बनवा लेते हैं, उनके ऑर्गन्स अगर हम यूज़ करें तो उसमें भी किडनी यूज़ होती है? देखिए, हम चाहते हैं दैट एवरीबडी लिव्स अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, राइट? बट हम में से कोई अमर तो है नहीं ना। हम में से हर एक इंसान कभी ना कभी भगवान को प्यारा होगा ही। तब आपका चॉइस है कि आपके जो ऑर्गन्स डस्टबिन में जाएंगे या किसी और को जिंदगी देंगे। उनको फेंक देने से, दफना देने से या जला देने से तो बेटर है आप किसी को दान कर जाओ। एंड आपके ऑर्गन्स आप ही के रहेंगे मरने तक, बट जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे तब किसी और को देते हुए जाइए। एंड दोज ऑर्गन्स वर्क वेरी वेल। अगेन उसमें कुछ मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं जो मैच करना होता है, बट अदरवाइज किडनी डोनेशन, कैडेवरिक डोनेशन वुड बी द बेस्ट। क्योंकि एक आदमी जो भगवान को आज प्यारा हो जाता है, उसके 2 किडनीज है, 2 लोगों को जिंदगी दे के जा सकता है। So it's a very acceptable thing, and more people should be willing to donate their organs. After all, you are giving away something जो आपको उसके बाद कोई काम का है ही नहीं आपका। एग्जैक्टली। सर एक चीज़ मुझे और बताइए, हार्मोनल बैलेंसिंग की आजकल बड़ी कॉमन टर्म है। ज़रा किसी को पूछो, इन्फॉर्मेशन पूरी हो नहीं हो, अवेयरनेस हो नहीं हो, ज़रा कोई दिक्कत, हाँ हार्मोन्स की प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोन्स में दिक्कत आ रही है, सो इसका किडनी से कहीं कोई लेना देना है? देखिए, हार्मोन बैलेंस पूरा बॉडी, एक्चुअली जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो हार्मोन्स ही चलाता है। ओके। कई हार्मोन्स हैं, एड्रिनल हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, मेनी अदर हार्मोन्स। सो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। जैसे थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। देन फीमेल हार्मोन जब मिनोपॉज होता है, मेल मिनोपॉज होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। सो डिफरेंट हार्मोन्स गेट अफेक्टेड बाय डिफरेंट कंडीशंस। किडनी बाय इटसेल्फ doesn't affect the hormones directly, क्योंकि किडनी, but in these respects, but there are hormones which are made for control of blood pressure, vitamin D and others, जो किडनी डिजीज में डैमेज होते हैं और उसके कारण बॉडी वो हार्मोन्स बना नहीं पाते हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन, विटामिन डी एट्सेट्रा। तो डेफिनेटली किडनी डिजीज में वो चीज़ों को सप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके। सो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम अगर अपने जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उससे सारी चीज़ें ठीक होती है, लेकिन विद एडवाइस। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो पहले उसका डेफिशिएंसी होना चाहिए ना, तभी तो आप रिप्लेस करोगे। अगर डेफिशिएंसी है ही नहीं तो आप रिप्लेस किस लिए करेंगे? ठीक है। और सर एक और कॉमन टर्म जो कि सुनने में आती है, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, एडिमा। सर एडिमा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, एडिमा टर्म बहुत ही आसान है समझने के लिए। जब आपके शरीर में किसी भी अंग में सूजन आता है, चाहे पैर में हो, चाहे पेट के पास हो, चाहे आँखों के पास हो, उसे एडिमा कहते हैं। कारण कई होते हैं, ठीक है। एडिमा सबसे आम तौर पे पानी जमने से होता है। जब आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो सूजन आने लगता है, उसे एडिमा कहते हैं। अब इसके कारण कई होते हैं। सबसे बड़ा कारण किडनी डिजीज़ के कारण होता है। किडनी आपके शरीर के पानी को बैलेंस करके रखता है। चाहे आप कम पानी पियो या ज़्यादा पानी पियो, आपका शरीर में जो टोटल पानी है वो बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन जब किडनी डैमेज होता है किसी कारण से, तो ये बैलेंस किडनी मेंटेन नहीं कर पाती। तो आप ज़्यादा पानी पियोगे तो शरीर के अंदर ज़्यादा पानी रह जाएगा, कम पानी पियोगे तो शरीर में कम पानी आ जाएगा।
सो इडीमा उसके कारण होता है। किडनी छोड़ के 2 और कंडीशन में आमतौर पे इडीमा होता है। एक होता है हार्ट फेलियर से, दूसरा होता है लिवर डिजीज से। तो पहले डॉक्टर को समझना पड़ेगा कि आपका इडीमा किस कारण से है, उसके लिए जांच करके। किडनी डिजीज में इडीमा आमतौर पे 2 तरह के बीमारियों से होता है, 2 ब्रॉड ग्रुप। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें शरीर से आपका प्रोटीन किडनी से लीक होकर निकल जाता है। अगर आपको मैं उदाहरण से समझाना चाहूँ तो आपके पास चाय की छन्नी देखी है, चाय के छन्नी में पत्ते एक साइड पे रह जाते हैं, चाय निकल जाता है। पत्ते निकलने नहीं चाहिए, लेकिन छन्नी के छेद बड़े हो गए तो पत्ते निकल जाएंगे। तो आपके शरीर में वो पत्ते होते हैं प्रोटीन्स, और जो चाय निकल रहा है वो है यूरिन। नॉर्मली किसी के शरीर में यूरिन निकलता है, प्रोटीन अंदर रहते हैं, लेकिन अगर वो छन्नी के छेद बड़े हो जाते हैं तो प्रोटीन्स लीक करने लगता है, और जब प्रोटीन लीक करता है तो खींच के पानी भी निकाल लेता है। इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा होता है किडनी फेलियर ग्रुप, जो उसे एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, जिसमें किडनी का फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसमें पानी पूरी तरह अंदर जमने लगता है। तो आम तौर पे इसी से इडीमा होता है। और कई किडनी डिजीज में सबसे पहला सिम्टम जो पेशेंट को पता चलता है वो है इडीमा। कैसे पता चलता है? जैसे नाड़ा बांधा है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, चप्पल पहने हो तो चप्पल का स्ट्रैप गड्ढा बना लेता है, सॉक्स का इलास्टिक बैंड पैर में गड्ढा बना देता है, उसे इडीमा कहते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ मुझे बताइए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी बड़ा कॉमन टर्म सुनने में आता है, इसका किडनी से क्या रिलेशन? देखिए, पूरे दुनिया में वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वो इसलिए है क्योंकि वो एक ट्रैक्ट है जो आपके शरीर के अंदर के भाग को बाहर के भाग से जोड़ता है। देयर इज एन ओपनिंग, तो इसलिए इन्फेक्शंस होने के चांसेस हाई रहते हैं। लेडीज़ में जेंट्स से ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका यूरेटर का लेंथ कम होता है। तो आपके ब्लैडर से जो पाइप बाहर निकलता है उसे यूरेटर कहते हैं। लेडीज़ में यूरेटर छोटा होता है एंड बहुत क्लोज होता है रेस्ट ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेल्स में ये लेंथ ज़्यादा रहता है, लेकिन उनमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कई तरह के होते हैं। जो नॉर्मल यूटीआई हम कहते हैं वो ब्लैडर यानी कि पेशाब के थैली से बाहर तक जो पाइप जाता है यूरेटर, उसके इन्फेक्शन को कहते हैं। जब यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर चले जाता है यानी कि ब्लैडर इन्वॉल्व हो जाता है, उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और उसके ऊपर आपका किडनी होता है, और किडनी से जो पाइप आता है जिसे यूरेटर कहते हैं अप टू द ब्लैडर, वो पाइप इन्वॉल्व होता है तो उसे यूरेट्राइटिस कहते हैं। और किडनी का इन्फेक्शन होने से उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो लोअर यूटीआई होता है जब आपका सिर्फ बाहर का यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। अपर यूटीआई होता है जो सिस्टाइटिस, यूरेट्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, और वो काफ़ी सीरियस बीमारियां होती हैं, उनके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। और डायग्नोसिस बहुत आसान होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन का एक सैंपल चेक करना पड़ता है, यूरिन कल्चर होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पकड़ा जाता है। कुछ पेशेंट्स में पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस पकड़ने के लिए आपको सीटी स्कैन करना पड़ता है। मेल्स में ज़्यादातर अगर यूटीआई है वो होता है किसी न किसी एबनॉर्मलिटी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट के कारण। नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट में कम ही होता है, यानी कि अगर आपका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, या आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है, या रिफ्लक्स है, तब यूटीआई होता है। फीमेल्स में नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड ये कॉमनली जब विमेन प्यूबर्टी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड मीनोपॉज के बाद क्योंकि प्रोटेक्टिव हार्मोन्स कम हो जाते हैं। सर, किडनी स्टोन्स, इनके बारे में बताइए। आम तौर पे आपकी किडनी में कोई स्टोन फॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि किडनी आपका बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि आपके शरीर में कुछ भी एक्स्ट्रा हो या अनवांटेड हो या टॉक्सिक हो,
वो आपके किडनी के माध्यम से ही निकलेगा और कोई निकलने का तरीका नहीं है। तो किडनी स्टोन्स कई तरह के होते हैं। अगर आपके शरीर से कैल्शियम ज़्यादा निकलता है तो कैल्शियम स्टोन्स फॉर्म होंगे। अगर आपके शरीर से ऑक्जेलेट ज़्यादा निकल रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्म होंगे। अगर आपके शरीर से यूरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है तो यूरेट स्टोन्स फॉर्म होंगे। अगर आपके किडनी में कुछ खास तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे तो आपके फॉस्फेट स्टोन्स होंगे आपके किडनी में। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड आपके किडनी स्टोन्स वेरी करते हैं। और इसको डायग्नोस करने के लिए आइडियली स्टोन जब निकाला जाता है या अपने आप से निकल जाता है उसको स्टोन एनालिसिस के लिए भेजिए। उस स्टोन एनालिसिस के बेसिस पे आपको पता चलेगा आपको किस टाइप का स्टोन है और उसके स्पेसिफिक आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। कुछ हद तक ये स्टोन्स फॉर्म करते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। अगर आपका यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, आप छाछनी का एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें चीनी घुला हुआ होता है। अगर पानी सूख जाता है तो शुगर के क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर पानी कम हो जाता है शरीर में तो आपके किडनी में क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे जो स्टोन फॉर्म करते हैं। अगर आपका पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, आप एडिक्वेट फ्लूइड लेते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर आपके किडनी से निकल भी रहे हैं वो डिजॉल्व रहेंगे और निकल जाएंगे, स्टोन्स फॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा होता है सेल्फ मेडिकेशन। ओवर इनटेक ऑफ कैल्शियम, ओवर इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन कॉज स्टोन्स एंड ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस। कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होते हैं जैसे प्राइमर हाइपरऑक्सिलूरिया और कई और कंडीशंस हैं जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और वो जाके आपकी किडनीज में प्रेसिपिटेट करते हैं और स्टोन्स फॉर्म करते हैं। तो सर ये जो स्टोन्स हमारी किडनी में डेवलप होते हैं, ज़रूरी है कि इनको सर्जरी के थ्रू ही निकाला जाए या ये मेडिसिन के थ्रू भी निकल जाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ के ऊपर। छोटे स्टोन जो 1 to 2 मिलीमीटर है वो निकल सकते हैं एंड यू कैन गिव सम मेडिसिन ताकि वो प्रेसिपिटेट नहीं करे। बड़े स्टोन्स निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आजकल निकलने का माध्यम वो बड़े बड़े इंसिशंस एंड ऑपरेशंस नहीं रहते हैं। अगर या तो आप अल्ट्रासाउंड से तोड़ सकते हैं या यूनिट ट्रैक के माध्यम से जाके वो पत्थर को निकाल सकते हैं, या तो लेज़र से जिसे RIRS कहते हैं लेज़र से तोड़ के निकाल सकते हैं, या URS होता है जिसमें किडनी को पकड़ के मैकेनिकली तोड़ के पत्थर को आप उनको यूरिनरी पैसेज से निकाल ले सकते हैं। तो इनके दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? डिपेंड्स ऑन द कॉज। कुछ लोगों का ज़िंदगी में एक ही बार स्टोन फॉर्म करता है, उसके बाद अगर वो ड्यू प्रिकॉशन लेते हैं कभी बनता नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिक कंडीशंस के कारण जो स्टोन्स बनते हैं या जेनेटिक कंडीशंस, दे फॉर्म रेकरेंट स्टोन फॉर्मर्स, उनके बार बार स्टोन फॉर्म करते रहेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे खान पान पे, हमें किस तरह का खाना टू अ लार्ज खाना एक्सटेंट। चाहिए। अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे एंड सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे या डैमेजिंग प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपके किडनी स्टोन फॉर्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर जैसे जिम फ्रीक्स होते हैं ये लोग तो काफ़ी तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं और जस्ट टू मेक मसल्स, जस्ट टू मेक बॉडी, सो इनकी बॉडी स्टिफ तो रहती है, इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो तो सब जानते हैं, लेकिन क्या इनको भी किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली ओवर इनटेक ऑफ जिम प्रोटीन्स इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न बोथ फॉर किडनी एंड लिवर डिजीजेस। हम आए दिन यंगस्टर्स को देखते हैं जिनके या तो किडनी में डैमेज हो जाता है या लिवर में डैमेज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जिम प्रोडक्ट्स आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट, दे डोंट रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन एंड हमारे जो यंगस्टर्स हैं आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म पर्सनैलिटीज़ एंड दे टेक these proteins to take a shortcut to bodybuilding on the advice of their gym trainers, which can cause harm many times. जो क्लिनिकल होते भी नहीं। बिल्कुल, वो भूल जाते हैं कि फिल्म स्टार्स एंड जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं दे हैव मेडिकल प्रोफेशनल्स टू एडवाइज देम ऑन देयर इनटेक. While if you are going to the gym and attending, your gym instructor is telling you who does not have the medical knowledge adequate to guide you on your intake. खासकर कि अगर आपके किडनीज वीक हैं या आपके हाइड्रेशन एडिक्वेट नहीं है या आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं तो फिर किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सर अब हम सेशन को ख़त्म करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो टीनेजर्स हैं आप उनके लिए मुझे एक टिप दें
एक हमारे मिडिल एज ग्रुप के लिए एक टिप दें और एक सीनियर सिटीजन्स के लिए दें कि ये अपनी हेल्थ को किस तरह से बैलेंस करके चल सकते हैं जिससे इन्हें तकलीफ़ ना हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो। सबसे पहले टीनेजर्स को लेते हैं, बच्चों को लेते See, हैं। teenagers, the best thing is eat healthy foods, natural foods. Cut down on your artificial foods. देखो teenagers हैं, they want to enjoy life also. It will never become zero, but definitely cut down on intake of processed foods, जैसे pizzas, burgers, etc., soft drinks. Maintain a healthy lifestyle. Go to the gym. It's excellent for you. It is very, very good for you. Today's teenagers are much more aware of their health and what they have to do to maintain a healthy lifestyle than our generation. They want to be active, they want to be physically active, they want to look good. Definitely do that. Do not do things which will harm you. Do not take unnecessary supplements. Do go for your gym, be physically active, that is excellent. Have good Do not food. take up smoking, do not take up drug addiction. As far as possible, do not indulge in alcohol intake, or at least if you do, take moderate amounts. Good sleep, I think that is very important. Most of this advice also applies to your middle-aged people. Good food, healthy living, no smoking, moderate to mild to moderate activity level, exercise. Going to the gym doesn't mean lifting body weights. You can go and walk on the treadmill, do cycling, go swimming, which is perfectly all right, or go for a walk. That is perfectly okay. If you have diseases, then treat them properly. Take proper medical advice, and even if you don't have disease, do a health checkup on a regular basis. Old age, you have to again do the same things, but keeping in view your age. Light exercise, जितना आप कर पाए। exactly. Adequate sleep, good food, good nutrition, that is very important. एक चीज़ दिमाग में आ रही है सर कि जैसे कुछ हमारे एज के मिडिल एज ओल्ड एज के लोग होते हैं, सपोज 80s 85s, उनका एक कहना होता है कि मुझे तो सुबह यही खाने की हैबिट है, मैं यही खाऊंगा, मैं यही खाऊंगी। उसके बाद सारे दिन में वो परेशान रहते हैं, कभी पेट में कुछ हो गया, कभी अंदर कुछ हो रहा है, जो उनको टेक केयर कर रहा है वो भी परेशान रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए बताइए कि आपको उनको खाने पीने में कितनी एहतियात बरतनी चाहिए, उनका खाना पीना कंट्रोल होना चाहिए, कम होना चाहिए, डाइट सेशन डाइटिशियन की हेल्प से उनको देना चाहिए, या वो जो खा रहे हैं उनको खाने देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज it is impossible to change your dietary habits at 80 and 85. Right. किसी ने last 60-70 years, if a person has been eating a type of food, you cannot change it. ठीक है, it's not practical. और एक घर में 3 तरह के डाइट बन नहीं सकते हैं. Right. And finally he has reached the age of 85 now, which he has, how many people reach? So he must be doing something correct. So let's not try to modify their diet too much. Bowel movement problems, constipation problem, prostate problems are age-related problems. वो सब में होंगे. Yes, take more fibers in your food. So instead of trying to change their full diet, you can let them take what they like and add little healthy supplements to it. More saag, more dal, less carbohydrate, something like that. This can be tailored with the help of a doctor or a dietitian. थैंक यू सो मच सर, आपसे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन आज मिली है कि मेरे ख्याल से जितने भी मेरे पास आज क्वेरीज आई हैं ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी आपसे पूछ ली हैं। सो होपफुली ये सेशन लोगों को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले वक्त के लिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड किस चीज़ के ऊपर देखना चाहेंगे। सर हमारे साथ फिर भी अवेलेबल होंगे, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे तो वी विल बी देयर फॉर यू। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। Thank you so much.